अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि मॉलिक्यूलर आयंस जो हैं, जो केटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस हैं, वो ज़्यादा कसरत से पाए जाते हैं। दे आर मोर अबंडेंट एज कंपेयर टू मॉलिक्यूलर एनाइंस। कि जो मॉलिक्यूलर नेगेटिव आयंस बनते हैं वो कम पाए जाते हैं, जो पॉजिटिव आयंस बनते हैं वो उनकी अबंडेंस, उनके पाए जाने के इम्कानात वो ज़्यादा है। ऐसा क्यों है? दूसरी चीज, हम इस कंफ्यूजन को भी क्लियर करेंगे कि हमें पता कैसे चलता है कि आयन हमारे सामने लिखे होते हैं तो हम देख के कैसे बता देंगे कि कौन सा इसमें से पॉली एटॉमिक आयन है, कौन सा मॉलिक्यूलर आयन है। तो वो भी हम इंशाल्लाह इसमें देखेंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने मॉलिक्यूलर आयन सीख लिया है, लेकिन अब यहाँ हम ये देखेंगे कि पॉली एटॉमिक आयन में और मॉलिक्यूलर आयन के अंदर डिफरेंस क्या होता है, कैसे हमें फर्क पता चलता है उसका। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि why cationic molecular ions are more abundant as compared to anionic molecular ions। स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्टिव भी आ जाती है कभी कभी पेपर में कि कौन से जो मॉलिक्यूलर आयंस हैं वो ज्यादा कसरत से पाए जाते हैं। तो ये याद रखना है आप लोगों ने कि cationic molecular ions are more abundant as compared to the anionic molecular ions। स्टूडेंट्स, इसकी रीजन देखें। आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी। डेफिनेशन के अंदर हमने ये वर्ड यूज किए थे कि मॉलिक्यूलर आयंस बनते कैसे हैं। वो बनते हैं हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम्स की बम्बार्डमेंट से। यानी कि एक मॉलिक्यूल लिया आपने गैस फॉर्म में, वो सामने बना हुआ है, इसके ऊपर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करवाई। जैसे लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने 3D इफेक्ट्स में वो सब कुछ देखा। वो जो हमने इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर बम्बार्ड करवाए हैं उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। दे आर हाईली स्पीडी इलेक्ट्रॉन्स, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा है। अब देखें, जब ये इलेक्ट्रॉन उस गैसियस मॉलिक्यूल के साथ टकराएगा तो ये उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगा या वो मॉलिक्यूल इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेगा, वो मॉलिक्यूल इस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगा। कौन से चांसेस ज्यादा हैं यहाँ पर? डेफिनेटली स्टूडेंट्स, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। जब स्पीड ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, तो क्या मॉलिक्यूल इसको पकड़ सकेगा? क्या क्या मॉलिक्यूल के अंदर जो न्यूक्लियस है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो उस इलेक्ट्रॉन को रोक सकेगा जो इतनी स्पीड से जा रहा है? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जबकि ज्यादा चांसेस ये होंगे कि ये इलेक्ट्रॉन उस मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे टकराएगा और उनको वहां से नॉकआउट कर देगा। और एज अ रिजल्ट मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उस पर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। स्टूडेंट्स, आप खुद सोचें कि जो तरीका हमने बताया मॉलिक्यूलर आयंस बनाने का, उससे कौन सा आयन ज्यादा बन रहा है? तो डेफिनेटली पॉजिटिव आयन ज्यादा बन रहे हैं। नेगेटिव आयन की तो चांस ही कम है। चांस क्यों कम है? पहली रीजन हमने सीखी और वो ये है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैप्चर हाई स्पीड हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स फॉर अ मॉलिक्यूल टू बिकम मॉलिक्यूलर आयन। कि मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर आयन बनने के लिए जो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करना पड़ता है वो बहुत मुश्किल है, कैप्चर नहीं हो पाता, स्पीड बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स की। अब दूसरी रीजन देखें स्टूडेंट्स, मोस्टली जब मॉलिक्यूल बन जाते हैं तो डेफिनेटली उनका जो वैलेंस शेल होता है, जो आखिरी शेल होता है, वो मुकम्मल हो जाता है। उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अगर 8 आ सकते हैं तो 8 कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि ऑक्टेट मुकम्मल हो जाता है उनका। अब एक शेल है, उसकी पॉसिबिलिटी यही है कि ज्यादा से ज्यादा उसमें 8 आ सकते हैं। क्या हम उसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, नौवां इलेक्ट्रॉन अगर हम ऐड करवाना चाहें तो करवा सकते हैं? भाई गुंजाइश ही नहीं है एक शेल के अंदर। एक शेल की गुंजाइश ही मैक्सिमम 8 है, तो उसके अंदर नौवां इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना आसान होगा? बहुत मुश्किल होगा। यानी कि अगर हमने मॉलिक्यूलर एनाइन बनवाना है तो हमें उसके कंप्लीट शेल में एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा करवाना पड़ता है, जो कि बहुत टफ होता है। इसीलिए तो इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होता, मॉलिक्यूलर एनाइन बनते नहीं हैं और बहुत कम बनते हैं, कम अबंडेंस है इनकी। जबकि अगर इलेक्ट्रॉन निकालना हो, 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, मुश्किल फिर भी होगा, लेकिन उसको हम एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन को निकाल तो सकते हैं कम से कम। लेकिन अगर ऐड करवाना है तो वो इसलिए ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि अब शेल की गुंजाइश से ज्यादा ऐड करवा रहे हैं, तो वो फेवरेबल नहीं होगा। डेफिनेटली वो मॉलिक्यूल वो रेजिस्ट करेगा ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने के लिए। इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी उसमें जो है वो कैप्चर नहीं हो रहा था। तो इट मीन्स कि हम दूसरी रीजन ये लिख सकते हैं,
Since in most of the molecules the valence shell is completely filled, जितने आ सकते हैं उतने मौजूद हैं उसके अंदर. And if we want to add an extra electron from their capacity, उनकी capacity से भी कोई extra electron ऐड करना चाहते हैं, then molecule will resist. So students, I hope कि आपको ये बात समझ में आ गई है कि कैटाइंस क्यों अबंडेंट होते हैं, एनाइंस क्यों अबंडेंट नहीं होते. तो ये इसकी दो रीजंस हैं. नोट कर लें इनको और अपने माइंड में बिठा लें. ये रीजंस आपने सीखनी है, रटा नहीं लगाना इनको. आपको समझ में आ गया तो आप अपने अल्फाज में भी इनको लिख सकते हैं. अब दूसरा क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स वो ये है कि हम मॉलिक्यूलर आइंस बनाते ही क्यों हैं. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द मॉलिक्यूलर आइंस. तो स्टूडेंट्स याद रखें कि मॉलिक्यूलर आइंस जब बनता है तो ये हमें कुछ इंफॉर्मेशन देता है. इन जनरल अगर हम बात करें तो ये हमें दो तरह की इंफॉर्मेशन दे रहा है. नंबर वन ये है कि मॉलिक्यूलर आइंस गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल. स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको मॉलिक्यूल का आइन बनवाना पड़ता है. कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं और उसके अंदर फिर हम उसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं. तो पहला फायदा ये हो गया. और दूसरा फायदा इसका ये है कि मॉलिक्यूलर आइंस को जनरेट करवाया जाता है और उससे फिर मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन किया जाता है. मॉलिक्यूलर मास कैन बी डिटरमाइंड विद हेल्प ऑफ द मॉलिक्यूलर आइंस. तो ये दो एडवांटेज है इसके, स्टूडेंट्स माइंड में रखिएगा. दूसरे एडवांटेज को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे डिटेल के साथ कि कैसे हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं आइंस की फॉर्मेशन के साथ मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर. अब एक कंफ्यूजन है कि पॉलीएटॉमिक में और मॉलिक्यूलर आयन में क्या डिफरेंस है. लेकिन उससे पहले हम पॉलीएटॉमिक आयन की डेफिनेशन देख लेते हैं. पॉलीएटॉमिक आयन हम कहते हैं ऐसा आयन जो एक से ज्यादा एटम्स पर मुश्तमिल हो. पॉली जो है ये ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है मैनी. मैनी मतलब बहुत सारे. अब बहुत सारे एक से ज्यादा जितने भी हैं वो बहुत सारे में काउंट होते हैं. यानी कि दो एटम्स अगर हैं उसके ऊपर कोई चार्ज है तो हम ओवरऑल उसको कह सकते हैं कि ये पॉलीएटॉमिक है. तीन एटम है ओवरऑल उसके ऊपर कोई चार्ज है तो वो भी पॉलीएटॉमिक. जैसा कि ये एग्जांपल्स लिखी हुई है तो इसमें आप देखें OH नेगेटिव है तो इसके अंदर दो एटम है O और H, ये पॉलीएटॉमिक है. H3O प्लस है, ये भी पॉलीएटॉमिक है. CH4 प्लस, एक कार्बन है, चार हाइड्रोजन है, ऊपर पॉजिटिव है, ये भी पॉलीएटॉमिक है. NH4 प्लस, ये भी पॉलीएटॉमिक है. N2 पॉजिटिव, N2 नाइट्रोजन है, ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दो नाइट्रोजन है, ये भी पॉलीएटॉमिक है. तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स थी. लेकिन स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन यहां पर आ रही है कि इनमें से हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूलर है और कौन सा पॉलीएटॉमिक है. तो माइंड के पर्दे आप लोग खोल लें, ये बात सेन में बिठा लें कि मॉलिक्यूलर आइंस जो हैं उनको हम पॉली एटॉमिक आइंस कह सकते हैं. मॉलिक्यूलर आइंस को हम पॉली एटॉमिक आइंस भी कह सकते हैं. लेकिन हर पॉली एटॉमिक आइन को मॉलिक्यूलर आइन नहीं कह सकते. स्टूडेंट्स रीजन देखें. मॉलिक्यूलर आइन जो है वो एक से ज्यादा एटम पर मुश्तमिल होता है. तो पॉलीएटॉमिक भी तो डेफिनेशन यही है, एक से ज्यादा एटम, इसका मतलब वो पॉलीएटॉमिक तो हो सकता है. स्टूडेंट्स देखें ये सैंपल दिए गए हैं, इनमें से देखते हैं कि कौन से पॉलीएटॉमिक हैं, कौन से मॉलिक्यूलर आयन हैं. तो स्टूडेंट्स आपको ये देखना होगा कि मॉलिक्यूल कौन सा है. इनमें से मॉलिक्यूल की आपको डेफिनेशन आती है, हमने लास्ट लेक्चर में ये सीख रखा है कि मॉलिक्यूल जो है ये या तो एलिमेंट का हिस्सा होता है या फिर कंपाउंड का हिस्सा होता है. स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट आर कंपाउंड. एलिमेंट का भी आपको पता है एक जैसे एटम मिलते हैं तो वो एलिमेंट होता है. कंपाउंड का भी पता है कि उनकी एक फिक्स रेशियो होती है एटम्स की आपस में मिलने की. तो चेक करते हैं यहाँ पर ऐसा कौन सा है जो कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है. तो लेट्स सी, पहला हमारे पास है OH नेगेटिव. तो OH इसका नेगेटिव अगर आप इरेज कर दें तो OH बचता है. OH एलिमेंट तो नहीं है. एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए, तो एक जैसे एटम होने चाहिए, या H और H होना चाहिए, O और O होना चाहिए. दूसरी चीज चेक करें कंपाउंड. तो एग्जांपल में हमने ये सीखा था कि H और O हमेशा फिक्स रेशियो से मिलते हैं, दैट इज 1:8. और यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा. कंपाउंड तो इसका बनेगा H2O, जबकि यहाँ पर क्या है OH. तो इट मीन ना ये एलिमेंट है ना ये कंपाउंड है, तो ये मॉलिक्यूल नहीं हो सकता. मॉलिक्यूल नहीं है तो फिर मॉलिक्यूलर आयन भी नहीं होगा. स्टूडेंट्स याद रखें, मॉलिक्यूलर आयन मॉलिक्यूल से बनता है.
क्योंकि उसकी तारीफ हम ये करते हैं कि मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा करें या मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो मॉलिक्यूलर आयन बनता है। अब लास्ट वाली एग्जांपल देखें, N2 पॉजिटिव। N2 एलिमेंट है या कंपाउंड है? एलिमेंट है भाई, उसमें दोनों नाइट्रोजन आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं, एलिमेंट है। इट मींस कि ये मॉलिक्यूल भी है। अब ये मॉलिक्यूल है और ऊपर क्या है इसके चार्ज, तो फिर ये क्या कहलाएगा? ये मॉलिक्यूलर आयन कहलाएगा। तो हमने देख के बता देना है कि वो मॉलिक्यूलर आयन है या फिर वो पॉलीएटॉमिक आयन है। अब देखिए NH4 पॉजिटिव हम डिस्कस कर चुके हैं इसको लास्ट लेक्चर में। तो अगर पॉजिटिव हटा दें यहाँ से तो NH4 बनता है। NH4 तो कोई कंपाउंड नहीं है, NH3 कंपाउंड है। इट मीन्स कि ये जब कंपाउंड ही नहीं है तो फिर ये मॉलिक्यूल नहीं होगा, तो मॉलिक्यूल नहीं है तो मॉलिक्यूलर आयन भी नहीं है, ये पॉलीएटॉमिक है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ गया है, कंफ्यूजन क्लियर हो चुकी है आपकी। मजीद अगर कोई कंफ्यूजन हो तो स्टूडेंट्स कमेंट में मुझसे पूछ लें। मेरा नंबर इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सएप करें, मैसेंजर में मैसेज करें, जहां मर्जी आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन है आप क्लियर कर सकते हैं इसके अबाउट। और स्टूडेंट्स जो इस चैनल पर नया है तो काइंडली वो सब्सक्राइब भी कर दे और लाइक के बटन को भी क्लिक किया करें अगर आपने कुछ सीखा है, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।